हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय कमलेश सर। जैसा कि स्टूडेंट्स आप क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में कई टॉपिक्स को भी हम एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर भी एक बार आपके पूरे टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए मैं हर वीडियो में ये भरपूर प्रयास करता हूँ जिससे आपकी पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर पर बना रहे। तो इससे पहले कि मैं चैप्टर को आगे बढ़ाऊं या टॉपिक्स को शुरू करूं या फिर से आपको रिवाइज़ कराऊं, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अगर आपको चैप्टर से संबंधित कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइएगा जिससे मैं उसे इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आपको अच्छी तरह से और वीडियो बना सकूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर को एक बार से फिर से ओवरव्यू या उसको रिवाइज़ करते हुए और जिस टॉपिक को जहाँ पर शुरू करना है वहाँ से आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा, जैसे देखे थे कि आप के विलेज पालमपुर पूरा एक जो सिनेरियो है या ओवरव्यू में हम देखे थे वहाँ के क्या प्रोडक्शन हो रहे थे। प्रोडक्शन उसका वहाँ पर मोस्टली रूप से फार्मिंग था, लेकिन फिर भी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यानी रॉ मटेरियल से जो मानव अपने उपयोग के लिए कोई भी वस्तु या सेवा कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, रूपांतरण करता है, मैन्युफैक्चरिंग था जो सेकेंडरी सेक्टर से बिलोंग करता है और टर्टियरी सेक्टर का भी अस्तित्व जो सर्विस सेक्टर है वो भी वहाँ देखने को मिलता है, जैसे ट्रांसपोर्टिंग। तो ये सब होते हुए इंट्रोडक्शन में भी देखे थे कि वहाँ के लोग कैसे थे, गांव कैसा था, कितने कास्ट के लोग वहाँ रहते थे, कैसे उनकी रहन सहन ढंग है, वहाँ पर खेती के लिए क्या लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है और कैसे घर हैं। तो ये पूरा एक प्रकार से इमेजिनरी विलेज के रूप में वहाँ हम लोग अच्छी तरह से उसको समझे थे। तो इसके आगे बढ़ते हुए हम लोग ये भी देखे थे कि कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और उनको कंट्रीब्यूशन अपन के रूप में उनको क्या क्या दिया जाता है, जैसे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन लैंड को कंट्रीब्यूशन ऑफर के रूप में रेंट में बताया था, उनको दिया जाता है। लेबर को जो है चाहे फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, दोनों स्तर जो किया जाता है उनको जो कंट्रीब्यूशन ऑफर के रूप में हार्ड वर्क के लिए, लेबर वर्क के लिए लेबर को जो है उनको वेज दिया जाता है। अगर वो कॉन्सेप्चुअल है, इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हैं, माइंड का काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी मिलता है। तो फिजिकल कैपिटल के रूप में बैंक से अगर हम क्रेडिट क्रिएट करते हैं, लोन लेते हैं, तो वहाँ पर हमें इंटरेस्ट पेड करना होता है। अब फोर्थ था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्रेन्योरशिप, जो इतना पूरा रिस्क टेकर होता है, पूरा कंबाइन करता है सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को और रॉ मटेरियल को यूज करता है प्रोडक्शन के लिए। तो उसके एवज में यानी उसको कंट्रीब्यूशन ऑफर के रूप में उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलना चाहिए, तभी तो इतना जो है रिस्क लेगा। तो इससे ये सब टॉपिक का पहले ही डिस्कशन हो चुका है बेटा। फिर भी आगे बढ़ते हुए मैं इसको एक बार से रिवाइज करा रहा हूँ जिससे पूरा आपका चैप्टर एक बार से फिर से मेक अंडरस्टैंडिंग हो सके। फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में कैसा फार्मिंग है और उनमें चारों फैक्टरों की क्या रोल है, यही यहाँ चैप्टर में दर्शाया गया है। तो फर्स्ट है टॉपिक आपका फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड है, क्योंकि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और उन्हीं का ही पूरा डिस्कशन है इस चैप्टर में। तो लैंड इज फिक्स्ड, लैंड क्या फिक्स्ड हुआ करती है। तो एक्चुअली आप देखिए तो लैंड जितनी चाहे पृथ्वी की है तो वो इंक्रीज तो हो ही नहीं सकती। दूसरे जो कल्टिवेटेड लैंड है बहुत दिन बाद यानी बहुत लॉन्ग टर्म में ही वो फर्टाइल हुए हैं, उनमें उर्वरकता आई है, इसलिए वो शॉर्ट टर्म में तुरंत जो है हम चाहें तो वो खेती को नहीं बढ़ा सकते हैं, उसको उपजाऊ बनाने के लिए समय लगता है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म में ही उपजाऊ बन सकता है, फर्टाइल बन सकता है। तो ऐसा करते हुए हम बहुत लॉन्ग प्रोसेस में वो फर्टाइल बनाए हैं। तो लैंड इज फिक्स्ड, सही बात है, लैंड जो है वो तुरंत चाहे तो वो कल्टीवेशन के पर्पज़ के लिए हम यूज में नहीं ला सकते हैं। तो इसके अलावा भी कई एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए थे और लैंड का जो मेजरमेंट
वो क्राइटेरिया होता है, यूनिट होता है, उसको भी डिस्कशन किए थे। हेक्टेयर होता है, कहीं कहीं गांव में बीघा गुंथा के रूप में भी यूज करते हैं। और उसकी इकाई के मेजरमेंट के लिए हम लोग देखे थे कि 1 हेक्टेयर कितने की वैल्यू के बराबर होता है। तो 100 का स्क्वायर, अगर 100 स्क्वायर मीटर देखें तो एक क्या होता है, 1 हेक्टेयर का एक पूरा एरिया बनता है। तो ऐसे देखते हुए बेटा आगे बढ़े थे। उसके अलावा हम लोग इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी देखे थे कि कैसे धीरे धीरे स्टेबलाइज हुआ, और कैसे उसके इम्पैक्ट आने से, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ने से जो वास्ट लैंड था, जो बंजर ज़मीन थी, वो कैसे फर्टाइल बनी, कैसे वो उपजाऊ बनी, कैसे कल्टीवेशन पर्पज़ में उसको यूज किया गया। तो उसमें भी देखे थे कि इंडिया के ज्योग्राफिकल एनालिसिस के अंदर, चाहे वो मध्य क्षेत्र में हो चाहे कोस्टल एरिया में हो, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटीज़ वो हिसाब से वहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के लोग के द्वारा स्टेबलाइज किया गया है। तो जो प्लेट्यू एरिया है, जैसे डेक्कन का प्लेट्यू एरिया है, दक्कन का पठार है साउथ इंडिया की तरफ, तो वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ तुलनात्मक रूप से, जैसे कि वेस्टर्न यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, तो इनके तुलना में वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ तो बिल्कुल है, बहुत कम है। फिर भी वहाँ पर जो जितना हिसाब से खेती हो रही, फिर भी वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट स्टेबलाइज की है। तो ऐसे देखते हुए आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखे थे कि अगर इन सब का जो अस्तित्व अगर देखें तो धीरे धीरे गवर्नमेंट कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए वो कार्य कर रही है। और सेकंड टॉपिक था आपका, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या एक ही ज़मीन के एक ही साइज पर या सेम लैंड पर अधिक जो है प्रोडक्शन को हम प्राप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल, प्रोडक्शन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रेडिशनल मेथड से ही प्रोडक्शन करें। प्रोडक्शन को हम नए जो है इनोवेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग देखे थे मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग की क्या रोल थी। तो वास्तव में अगर देखें तो लैंड साइज़ बढ़ी है, लैंड का प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट का एक वाइटर रोल होती है, प्राइवेट सेक्टर के लोग की वाइटर रोल होती है, जिससे गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज़ स्टेबलाइज किया जाए। तो वहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग की क्या रोल हुआ कि अपने इकोनॉमी की ग्रेन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई। तो इस टॉपिक के अंदर यही बताया गया है कि मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू एक ही सेम लैंड पर भिन्न भिन्न वैरायटी क्रॉप्स को कैसे ग्रो करते हैं। पहले क्या होता था, किसान जो ट्रेडिशनल फार्मिंग के थ्रू अगर फार्मिंग करते थे तो वो मोस्टली रूप से रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स का ही ग्रो करते थे। लेकिन धीरे धीरे तकनीकी बढ़ी, उनकी सोच बढ़ी, उनकी आवश्यकता के अनुसार मांग बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, तो उनको ग्रेन की अधिक डिमांड होने लगी। इसलिए एक ही लैंड पर वो कई सीजनल क्रॉप्स को ग्रो करने लगे। जैसे रबी गेहूँ मोस्टली रूप से मेन जो है क्रॉप्स है, खरीफ राइस मोस्टली रूप से मेन क्रॉप्स है। ऐसे ही जायद फसल भी बेटा आगे ग्रो होने लगा, और इसमें ग्रीन वेजिटेबल और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने लगे। तो मल्टीपल क्रॉपिंग यही कहती है कि लैंड को आइडल मत छोड़ें, बेकार भूमि या फर्टाइल लैंड को जो कल्टीवेशन हो रहा है बराबर, उसको हमेशा यूज में लेते रहें। तो मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब हमेशा लैंड को हमेशा यूज में लेते रहना। मॉडर्न फार्मिंग ये कहती है कि कैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग जो कम ग्रेन प्रोडक्टिविटी हमें प्रदान करती थी, कैसे जो है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे उसको सर्च किए, इन्वेस्टिगेट किए, रिक्वायरमेंट को अपने फुलफ़िल करने के लिए कैसे हम उसको इम्प्रूव किए, और ग्रेन का जो प्रोडक्टिविटी थी कैसे हम उसको इंक्रीज़ किए। तो मॉडर्न फार्मिंग जो है, भले ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन थ्रू हमें ग्रेन प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फिर भी इससे कुछ मेरिट है तो कुछ डिमेरिट भी हैं, कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स हैं, कुछ गुण है तो कुछ अवगुण है। तो इससे तो ग्रेन प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन करते हुए ग्रेन प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। लेकिन इसका बैड इम्पैक्ट जो है हमें जो हेल्थ पड़ता है, या जो नेचुरल रिसोर्स का जो अस्तित्व एग्जिस्टेंस जो ख़त्म हो रहा है, इससे भविष्य में
हमें आने वाले संकटों को एक आगाह करता है, एक इंडिकेट करता है कि ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए। तो आदमी दैनिक आवश्यकताओं के करंट आवश्यकताओं के लिए पूर्ति के लिए फोकस करते हुए अधिक जो है ओवर यूटिलाइजेशन कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, लेकिन वैज्ञानिक रिपोर्ट, साइंटिफिक रिपोर्ट कहती है कि ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए। तो इसमें मेन रोल आपका हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स था, जो ज़्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट करती है। उसके बाद पेस्टिसाइड हुआ, फर्टिलाइज़र्स हुआ, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो स्टेबलाइज करना पड़ता है, जो नई नई मशीनरीज, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों को आवश्यकता पड़ी कि कम समय में जल्दी से जल्दी काम हो, अधिक से अधिक उसको यूज लें। हाँ, तो इन सभी को ख़रीदने में बहुत भारी मात्रा में पूंजी की भी आवश्यकता होती है, तभी हम लोग अधिक से अधिक क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी पुराने खेती की तुलना में प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग यहाँ देखते हुए आगे बढ़े थे कि एक ही लैंड पर कैसे ज़्यादा खेती या कैसे ज़्यादा हम अनाज प्राप्त करते हैं। तो अधिक से अधिक हमेशा लैंड को यूज में लेते रहना, जो मल्टीपल क्रॉपिंग बताता है कि लैंड को आइडल मत छोड़ना। और मॉडर्न फार्मिंग यही कहता है कि ऐसा उपज प्राप्त करें, ग्रेन को ऐसा ग्रेन की जो है सर्च करें, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, जो एक दाने में अधिक उपज को प्रदान करे। तो इसके लिए बहुत पूंजी की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पूंजी का भी एक रोल आ गया, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड हो गया, कैपिटल भी हो गया, लेबर भी आएगा। तो थर्ड टॉपिक था विल द लैंड सस्टेन। जिस हिसाब से अगर लैंड का यूज कर रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग एरिया में, मॉडर्न फार्मिंग के रिक्वायरमेंट में, क्या ये भविष्य में ऐसा बना रहेगा, इसकी फर्टिलिटी जो है डिक्रीज़ नहीं होगी। तो इसका बैड इम्पैक्ट देखे थे कि मेरिट तो था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी, हमारे पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से ग्रेन प्रोडक्टिविटी या उसका ग्रो तो हुआ, लेकिन बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है कि ग्रेन का जो फर्टिलिटी है वो डिग्रेड हो रही है। और वाटर रिसोर्स, जो वाटर लेवल है ज़मीन के अंदर पीने वाले पानी या सिंचाई करने के लिए, वो भी वाटर लेवल धीरे धीरे डाउनवर्ड की तरफ चला जा रहा है, यानी उसका लेवल भी गिरता जा रहा है। इसका भी बैड इम्पैक्ट है ये। तो लैंड का भी डिक्रीज़ होना, उसकी फर्टिलिटी, ये भी डिमेरिट दिखाता है। और उसके साथ साथ वाटर लेवल जो जा रहा है नीचे, ये भी भविष्य में संकट को दर्शाता है। ये सब देखते हुए बेटा सब समझे थे। आपका फोर्थ टॉपिक है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। कैसे है कि कम व्यक्ति जो अति धनी हैं उनको लैंड साइज, लैंड एरिया बहुत ब्रॉड दे दिया गया है। उनका लैंड एरिया बहुत एक्सपेंसन है, 8 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर तक है। लेकिन जो स्मॉल या लैंडलेस फार्मर हैं या मार्जिनल फार्मर हैं, उनकी मेजॉरिटी गांव में पालमपुर में अधिक है, अपने भारतीय इकोनॉमी में अधिक है, लेकिन उनके लैंड एरिया का शेयर जो है होना चाहिए हेक्टेयर के यूनिट के हिसाब से, उनको बहुत मान्यूट दिया गया है, बहुत कम ही एरिया में लैंड को दिया गया है। तो ये एक प्रकार से इरेगुलेशन दिखाता है, इनइक्वालिटी दिखाता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। तो इसको भी पढ़े थे। और यहाँ जो ग्राफ दिया गया इसको यहाँ भी हम समझे थे कि कम व्यक्ति को अधिक लैंड देना, जो कि वो कल्टीवेशन भी नहीं कर रहे हैं, और जिनके पास लैंड नहीं है या बहुत कम मात्रा में है, वो चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक जो है कल्टीवेशन करें, अधिक से अधिक वर्क पाएँ किसी अपने ही लैंड पर, तो वर्क करें, करते भी हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि इससे अगर अपने लैंड पर जो ग्रेन हम ग्रो कर रहे हैं उतने में हम पूरा एक साल जीवन यापन नहीं कर सकते, पूरे फैमिली का हम जीवन यापन नहीं करा सकते। तो चाहते हैं कि वो बड़े फार्मर के फार्म पर फार्म लेबर के रूप में वर्क मिले। लेकिन उसके बैड इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है कि उनका शोषण होता है। अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ से अगर लोन क्रिएट करते हैं तो उनको 24% इंटरेस्ट पर उन्हें लोन क्रिएट किया जाता है। तो इससे बैड इम्पैक्ट कितना होता है कि जो छोटे किसान हैं उनका कई स्तर से, चाहे उनका शारीरिक स्तर से शोषण किया जाता है कि अधिक से अधिक लेबर वर्क कराया जाता है, और ऊपर से आर्थिक स्तर में जो 24% जो है हाई इंटरेस्ट रेट पर उन्हें लोन क्रिएट किया जाता है। तो इससे भी हम देखते हैं कितने जो है यहाँ कॉन्स भी हैं। कॉन्स मीन्स अवगुण, प्रोस मीन्स गुड, मेरिट डिमेरिट, मेरिट मीन्स गुड, डिमेरिट मीन्स अवगुण। तो यहाँ कितने प्रकार से कौन से हैं,
यहाँ भी हम देख रहे हैं कि उनका एक लेबर वर्क, उनके शारीरिक जो है जो श्रम का है शोषण करते हैं, जैसे थे कि घंटे काम करवाते हैं, ऊपर से 24% उनको इंटरेस्ट रेट पर लोन क्रेडिट क्रिएट करते हैं, जो कि स्मॉल फार्मर जो 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है उस पर ले जा करके वो पूंजी लगाता है, ग्रेन खरीदता है, फर्टिलाइजर्स खरीदता है, बाकी वो ट्रैक्टर्स को जो अगर जुतवाता है तो उसको भी वो पैसा देता है, कैश देता है। तो इस स्तर से और इंस्ट्रूमेंट जो कुछ भी लगता है वो छोटे मोटे यंत्रों को भी वो खरीदता है। तो इसके लिए एक भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, इसलिए वो जो मनी लेंडर हैं, शॉपकीपर हैं, वेंडर हैं, उनके द्वारा ये शोषण किया जाता है, क्योंकि वो कैपेबल नहीं होते हैं, स्मॉल फार्मर कैपेबल समर्थ नहीं होते हैं कि वो कोई गिरवी रख के बैंक से लोन सस्ते दर पे ले सकें, इसलिए उन्हें मजबूरी में जाना पड़ता है। उनका इस स्तर से वो कंडीशन रखते हैं बड़े किसान की उनका अधिक से अधिक शोषण कर सकें। हु विल प्रोवाइड द लेबर जानते हैं कि बड़े लोग हार्ड वर्क या लेबर वर्क नहीं करना चाहते हैं, इसलिए गरीब तबके के लोग जिनके पास कम लैंड होता है उतने ही लैंड पर जो 1 हेक्टेयर से कम है या 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर है, उससे पूरा जीवन यापन उनके परिवार का साल भर नहीं कर सकते, इसलिए वो बड़े किसान के पास जाते हैं काम करने के लिए। अपने लैंड पर जो कुछ न कुछ काम करते हैं, उसके अलावा साल भर वो काम की तलाश में खोजते रहते हैं, तो बड़े किसान के पास जाते हैं डेली वर्क पर या परमानेंट वर्क पर या सीजनल वर्क पर। तो ये भी हम लोग देखे थे बेटा, यहाँ डाला जो था या फिगर में अभी पिछले वीडियो में डिस्कशन हुआ था 6 या 7 में, और रामकली का भी जो क्या है लैंडलेस या स्मॉल फार्मर हैं, वो भी हमेशा डेली वेज के लिए वो सर्च करते रहते हैं काम पर और डिस्कशन करते हैं कि मशीनरीज आने से, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन बढ़ने से, इनोवेशन बढ़ने से हम लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, काम के लिए तलाश कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। ये सब भी पढ़े थे। और यहाँ 6 टॉपिक था आपका, यही पढ़ना भी है शायद, हाँ यही पढ़ना है और आगे बढ़ना है। चलते हैं पढ़ते हैं। ये आपका 6 टॉपिक है, यहीं शायद छोड़े भी थे, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, लेकिन आप कंसंट्रेट होकर के पढ़िए जिससे आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे। 6 टॉपिक है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। क्या फार्मिंग के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है या हुई? द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, क्या किसानी में पूंजी की आवश्यकता हुई? कैसे हुई भाई, देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। आपने देखा पहले ही कि मॉडर्न फार्मिंग में क्या होती है, एक बहुत ग्रेट डील की पूंजी की आवश्यकता हुआ करती है। सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी दैन बिफोर। इसलिए ट्रेडिशनल अगर फार्मिंग की कंपेयर करें तो मॉडर्न फार्मिंग में हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बारो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। अधिकतर जो छोटे किसान तबके के किसान हैं, कम हेक्टेयर लैंड है, वो उनके पास गरीब हैं, तो उनके पास पूंजी भी नहीं है कि हर साल वो सीजनल में पूंजी को खेती में लगा सकें, इसलिए उनको बोरो करना पड़ता है। वो ऋण लेते हैं बड़े किसानों से। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। कौन कौन जो उसे जो है स्मॉल फार्मर्स को सब इनपुट्स के लिए जो जुताई में या बुआई में उनको लगेगा स्मॉल फार्मर्स को, कौन उन्हें जो है कैपिटल प्रदान कर रहा है? वो कौन है? लार्ज फार्मर हैं, या तो मनी लेंडर हैं, या तो ट्रेडर्स हैं जो उनको इनपुट के लिए एक कैपिटल प्रदान करते हैं। बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। लेकिन उनका जो लोन है वो इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। तो स्मॉल फार्मर्स को उसे वापस करने में बड़ा संकट का सामना करना पड़ता है। यहाँ एक हाईलाइटेड में सविता का जो है डिस्कशन दिया गया है, तो इसको पढ़ते हैं बेटा। सविता जी स्मॉल फार्मर। सविता को ही एग्जाम्पल के रूप में स्मॉल फार्मर के रूप में दिखाया गया है कि सविता एक स्मॉल फार्मर है। सी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो स्मॉल फार्मर है, वो चाहती है कि वो अपने रवि के सीजन में वीट को प्रोड्यूस करे, लेकिन उसके लैंड साइज 1 हेक्टेयर है, यानी वो मार्जिनल फार्मर है। 1 हेक्टेयर लैंड से कम अगर किसी का लैंड है तो वो मार्जिनल फार्मर है बेटा। अगर 1 हेक्टेयर से अधिक या 1 हेक्टेयर तक लैंड है, 1 हेक्टेयर तक या 1 हेक्टेयर से अधिक, तो वो स्मॉल फार्मर है।
लेकिन 2 हेक्टेयर तक रहे। 1 हेक्टेयर तक या 1 हेक्टेयर से अधिक 2 हेक्टेयर तक अगर किसी के पास लैंड है तो वो स्मॉल फार्मर है। लेकिन यहाँ 1 हेक्टेयर उसके पास ज़मीन है, इसलिए स्मॉल फार्मर हुई। अगर 1 हेक्टेयर से थोड़ा कम होती तो मार्जिनल फार्मर हो जाती। इस सविता इज स्मॉल फार्मर, सी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो 1 हेक्टेयर लैंड पर वो वीट प्रोड्यूस करना चाहती है, प्लान योजना बनाती है। बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, सी नीड्स कैश टू बाई वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। तो इन सब के अलावा वो सीड्स के अलावा वो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को भी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी नीड्स होती है। कैश टू बाई वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। तो इसके लिए उसे वाटर और उसको इंस्ट्रूमेंट के रिपेयर करने के लिए जो फार्म इंस्ट्रूमेंट है उसको कैश की आवश्यकता होती है। कि बीज, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड के अलावा अगर देखें तो पानी, जो सिंचाई के लिए जो उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है, या फार्म इंस्ट्रूमेंट को जो रिपेयर करना है उसके लिए कैश की रिक्वायरमेंट होती है। सी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट मिनिमम ऑफ 3000। तो आकलन करती, एस्टिमेट करती है कि उसके लिए जो वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल या हमें मजदूरी देना है वह स्वयं ही कम से कम 3000 की रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती है। सी डजन हैव द मनी, उसके पास 1 पेनी रुपीज़ भी नहीं है। पूंजी के तौर रूप में देखें तो उसके पास 1 रुपया भी नहीं है। सो सी डिसाइड्स द बारो फ्रॉम तेजपाल सिंह ए लार्ज फार्मर। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वह किससे ऋण लेगी, किससे बोरो करेगी। एक लार्ज फार्मर जो तेजपाल सिंह है। तेजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता द लोन एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ। तेजपाल सिंह एग्री हो जाता है, अगर सविता को ऋण रिक्वायरमेंट होती है, उसको डिमांड होती है तो वो देगा लोन, लेकिन उसके जो हाई इंटरेस्ट रेट है उसी पर लोन देगा। विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत ही ऊंचे ब्याज दर पे होगी। सविता आल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज ए फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट 100 रुपीज़ पर डे। तो सविता मजबूरी में उसके जो है कंडीशन को एक्सेप्ट करती है, और उसका कंडीशन क्या रखता है तेजपाल सिंह, सविता मैं तुम्हें लोन तभी क्रिएट करूँगा, लोन तभी प्रोवाइड करूँगा जब आप मुझे कटाई के समय में 100 रुपये पर डे पर काम करने के लिए तैयार होगी। एज यू कैन टेल, जैसा कि आप बता सकते हैं, दिस वेज इज क्वाइट लो, कि यह जो वेज है, जो तेजपाल सिंह के द्वारा कंडीशन रखा जा रहा है सविता के सामने कि वह हार्वेस्ट सीजन में 100 रुपीज़ पर फार्म लेबर के रूप में उसके यहाँ काम करेगी, यह बहुत ही कम मजदूरी दर है। सविता नोज दैट सी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग और हर ओन फील्ड। वह जानती है एंड देन वर्क एज ए फार्म लेबरर फॉर तेजपाल सिंह। वो जानती है सविता कि अच्छी तरह से वो जानती है कि अगर कि हार्वेस्ट सीजन में कितना हार्ड वर्क होता है, वैसे ही वो अपने जो स्मॉल लैंड 1 हेक्टेयर है उस पर भी वो कटाई करेगी। इसके अलावा वह तेजपाल सिंह के घर पर भी या फार्म लेबर के रूप में जो कंडीशन रखा गया है वहाँ पर भी काम करेगी। और इसके अलावा जो हाउस वाइफ है वो घर पर भी काम करती है। तो कितना ही बहुत उसके लिए एक हार्ड कंडीशन हो जाता है कि उस सीज़न में उसे कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। द हार्वेस्ट सीजन वेरी बिजी टाइम, जैसे कि आप जानते हैं कि हार्वेस्ट सीजन होता है वो बहुत ही व्यस्त समय होता है। एज ए मदर ऑफ 3 चिल्ड्रेन सी हैज़ ए लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हाउस वाइफ होती है उसके यहाँ अगर परिवार अधिक हैं, बाल बच्चे अधिक हैं, तो उसके लिए कितना जो है घर में जिम्मेदारियाँ होती हैं काम करने के लिए, घरेलू कार्य में, हाउस होल्ड सेक्टर में। तो इसके अलावा अगर वो खेती पर अपने स्वयं के ही जो 1 हेक्टेयर लैंड है उस पर वर्क करेगी, उसके अलावा कंडीशन अगर एक्सेप्ट करती है तो तेजपाल के यहाँ फार्म लेबर के रूप में काम करने के लिए, तो आप ही समझ लीजिए कितना है उसको हार्ड वर्क उस सीज़न में करना होगा। सविता एग्री टू दिस टू कंडीशन एज सी नोज गेटिंग अ लोन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल फार्म। जैसा कि सविता अच्छी तरह जानती भी है, लेकिन वो एग्री हो जाती है इस
स्टॉक कंडीशन के लिए, इस रिस्ट्रिक्शन के लिए, इस जो कठिन कंडीशन शर्त के लिए कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं आपके यहाँ फार्म लेबर के रूप में 100 रुपीज़ पर डे पर हार्वेस्ट सीजन में काम करूँगी। तो बेटा ये हम लोग, अच्छा ये फर्स्ट कॉन्ट्रास्ट था कि कैपिटल तो नीडेड होता है या उसका रिक्वायरमेंट हुई भी है और हो भी रहा है कि अधिक से अधिक पूंजी लगे तभी तो ग्रेन हम लोग ग्रो करेंगे। तो मोस्टली ये देखे थे कि पहला जो स्मॉल फार्मर या मार्जिनल फार्मर या कहें लैंडलेस फार्मर हैं, उनका शोषण किस स्तर से जो है पूंजी लोग कर रहे हैं, पूंजीपति लोग कर रहे हैं। पहला तो शोषण ये कर रहे हैं कि उनको हाई इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन क्रिएट कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल की तुलना में कई गुना अधिक है। दूसरा, उनका शारीरिक शोषण कर रहे हैं, उनसे अधिक घंटे काम करवा रहे हैं और कम से कम मजदूरी दर पर। तो इस स्तर से दो तरह के यहाँ कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलते हैं, विरोध। देखो बेटा, यहाँ जो ब्लैंक दिया गया स्टेटमेंट में या सेंटेंस में, इसको फिलिप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अच्छी तरह से इसको फिलिप कर लीजिए। यू हैव रीड, लेट्स डिस्कस द स्टोरी फॉर सो फार। अभी तक जो डिस्कस हुआ, सो फार मीन्स अब तक जो डिस्कस हुआ स्टोरी, उसको यहाँ फिलअप करते हैं। यू हैव रीड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपने 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिए हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंड हाउ दे आर यूज्ड इन फार्मिंग। और इसको भी देखें कि कैसे ये फार्मिंग में यूज हुआ करते हैं। लेट्स अस फिल इन द ब्लैंक गिवन बिलो। तो आओ चलते हैं और इसको जो खाली स्थान है इसको भरते हैं। एमंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मध्य में वी फाउंड दैट लेबर इज अ मोस्ट एबुडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उनमें से हम देखें कि लेबर जो है वो बहुत पर्याप्त उत्पादन के साधन अपने भारत में है, या पालमपुर विलेज में देखने को मिलता है। दे आर मेनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज फार्म लेबर इन द विलेज। बहुत से ऐसे वर्क हैं, लेबर हैं जो कि पालमपुर में फार्म लेबर के रूप में काम करने के लिए इच्छुक हैं। वेयर इज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क आर लिमिटेड, बट वहाँ इतना घना कंपटीशन है रोज़गार को प्राप्ति करने के लिए पालमपुर में कि वो बहुत रोज़गार के कम ही अवसर प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करते हैं। दे बिलोंग टू आइदर लैंडलेस फैमिलीज और स्मॉल फार्मर्स। यहाँ स्मॉल फार्मर फिलअप कर लीजिए या मार्जिनल फार्मर फिलअप कर लीजिए, स्मॉल फार्मर ऑब्लिक मार्जिनल फार्मर। दे आर पेड लो वेजेस एंड लीड अ डिफिकल्ट लाइफ। उनको जो पेड दिया, मतलब उनको कम से कम मजदूरी दिया जाता है, एंड लीड ए डिफिकल्ट लाइफ, जो कि उनको लाइफ को बहुत स्ट्रगल करते हुए वो सर्वाइव करते हैं, आगे बढ़ाती है। इन कंट्रास्ट टू लेबर, अगर लेबर के विरोध में देखें, इज इन ए कंट्रास्ट, किसके विरोधाभास में? टू लेबर के विरोध में देखें, इन कंट्रास्ट टू लेबर इज ए स्केर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो लेबर के विरोध में देखें तो कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो क्या हैं? बहुत स्केर्स हैं। यहाँ लैंड हो सकता है। इन कंट्रास्ट टू लेबर, अगर लेबर के विरोध में और चीज़ देखें तो कौन सा जो है उत्पादन के साधन क्या है? दुर्लभ है, तो लैंड है। इन कंट्रास्ट टू लेबर, लैंड इज ए स्केर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ लैंड होगा। कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज क्या है? कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज लिमिटेड, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू लेबर, लैंड इज ए स्केर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज लिमिटेड। मोर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके अलावा देखें तो लैंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो क्या है? यहाँ इनइक्वलिटी होगा। एमंग द पीपल इंगेज्ड इन फार्मिंग, अगर देखें जो कल्टिवेटेड लैंड एरिया है वो असमान है, जो भिन्न भिन्न जाति के पीपल या भिन्न भिन्न जो फार्मर्स की कैटेगराइज है उसमें भी जो फार्मिंग में बिजी हैं उनमें हम देखते हैं कि कितनी इनइक्वलिटी विद्यमान है। दे आर ए लार्ज फार्मर्स
There are a large number of small farmers who cultivate small plots of land and live in condition not much better than landless farm laborer. तो यहाँ देखते हैं कि भले ही एक बड़ी संख्या स्मॉल फार्मर्स की है, लेकिन उनका लैंड साइज़ जो है वो बहुत ही कम साइज़ दिया गया है, इसलिए उनको अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए उनको कठिनाई होती है। अगर तुलना करें कि लैंडलेस फार्मर हैं तो उन्हीं को कठिनाई होती है होगी, उनको कैसे जीवन यापन करना होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है जो कि बहुत साइज़ कम साइज़ लैंड की दी गई है, जैसे स्मॉल फार्मर या मार्जिनल फार्मर हैं, उनको भी जीवन सर्वाइव करने के लिए बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है या कठिनाई का सामना करना पड़ता है। टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड फार्मर्स यूज and to make the maximum use of existing land farmers use to make the maximum use of existing land farmers use तो एक मैक्सिमम उसका लैंड को यूज करने के लिए फार्मर्स को यूज करना होता है मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग। यहाँ मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग फिलअप करना होगा। बोथ दीज हैव लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। दोनों तरीक़ों से क्या हमको मिलता है, वो लीड करते हैं, आगे नेतृत्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, हाँ, जिससे प्रोडक्शन अधिक से अधिक फसल की प्राप्त करते हैं। यानी दोनों तरीक़ों से हम लोग प्रोडक्शन फसल की जो प्रोडक्शन उत्पादन होता है वो हम इंक्रीज करते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ इनपुट। स्मॉल फार्मर्स यूजुअली नीड टू बारो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। स्मॉल फार्मर्स को आमतौर पर यूजुअली सामान्य तौर पर उन्हें ऋण लेना होता है, उनको बारो करना होता है मनी को, जिससे वो कैपिटल के रूप में वो फुलफ़िल कर सकें। एंड आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। और फिर उससे उन्हें जब वापस करना होता है तो उन्हें बहुत बड़ा ग्रेट डिस्ट्रेस सामना फेस करना होता है, यानी बहुत बड़े संकट को फेस करना होता है, क्योंकि इतनी हाई इंटरेस्ट उनका जो कलेक्ट हो जाता है उसको पे नहीं कर सकते। देयर फॉर कैपिटल टू इज ए स्केर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके अलावा लैंड लेबर के अलावा देखें तो तीसरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल है। पार्टिकुलरली फॉर द स्मॉल फार्मर, जो कि विशेष रूप से स्मॉल फार्मर के लिए अनिवार्य होता है, क्योंकि उनके पास होता ही नहीं, उनके पास सरप्लस बचता ही नहीं खाने के अलावा, तो इसलिए वो क्या होता है उनके लिए अनिवार्य बन जाता है कैपिटल कहाँ से अरेंज करें। इसलिए उनको मनी लेंडर या बड़े ट्रेडर्स या जो बड़े व्यापारी होते हैं उनके पास जाना पड़ता है लोन के लिए। उनको सर्च करते हुए वहाँ जाते हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो बेटा ऐसे बढ़ते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और आपको लोगों को न समझ में आए तो आप व्हाट्सएप पर ज़रूर पूछा करिए। तो सातवां टॉपिक है आपका द सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। यही पढ़ते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक कल के लिए नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पढ़ाएंगे। तो ये लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो कंजम्पशन के अलावा जो भी सरप्लस बचेगा अनाज के रूप में वो तो फार्म प्रोडक्ट को बाज़ार में सेल किया ही जाएगा, बाज़ार में वो बेचने के लिए उतारा ही जाएगा। लेट्स सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस व्हीट ऑन देयर लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये मान लेते हैं कि जैसे कि सपोज करते हैं कि जो फार्मर हैं वो अपने लैंड पर वो गेहूँ को प्रोड्यूस करते हैं, और इसके लिए वो तीनों फैक्टर्स का यूज करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर एंड कैपिटल। द व्हीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोड्यूस इज़ कम्प्लीटेड। व्हीट को जो है काटा जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है, और पकने बाद भाई काटा ही जाता है, और जब हार्वेस्ट कर लेते हैं तो प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। व्हाट डू द फार्मर डू विद द व्हीट। तो व्हीट के साथ वो फार्मर क्या करेंगे, दे रिटेन एक पार्ट ऑफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस व्हीट। तो एक भाग वो पूरे सीज़न के लिए, परिवार के कंजप्शन के लिए कोई भी किसान रख लेता है, अपने पूरे फैमिली के लिए कंजप्शन के लिए। उसके बाद सरप्लस व्हीट को बाज़ार में बेचने के लिए उतार दिया जाता है। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस व्हीट बिकॉज दियर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस
सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर दियर ओन फैमिली नीड्स। इसलिए स्मॉल फार्मर जैसे सविता और गोविंद के जैसे संतान थे तीनों, या उनके बच्चे थे, उनके पास क्या था, वो दोनों स्मॉल फार्मर्स थे। इसलिए उनको जो 1 हेक्टेयर तक ज़मीन या 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, इनको प्रदान किया गया था। तो उससे क्या हुआ, उससे प्रोडक्शन के लिए वो पर्याप्त उनके पास शेयर नहीं बच पाता था, उनके फैमिली नीड्स के लिए पर्याप्त ही नहीं बच पाता था। यानी पूरे सीज़न के लिए अपने ही लैंड पर वो अच्छी तरह से ग्रेन प्रोडक्टिविटी या क्रॉप्स नहीं गेनिंग कर पाते थे कि जैसे पूरे साल भर में वो अपना और अपने परिवार को भरण पोषण कर सकें। ठीक है बेटा, तो क्या करना पड़ता है? सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई विथ टू द मार्केट। तो ऐसे देखें तो केवल जो सरप्लस होता है वो मीडियम और लार्ज फार्मर के लैंड पर ही अधिक से अधिक जो वो मॉडर्न फार्मिंग मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू अधिक से अधिक क्रॉप्स को वो प्रोडक्टिविटी प्राप्त करते हैं, और सरप्लस जो होता है खाने के अलावा, मीडियम और लार्ज फार्मर के खाने के अलावा जो बचता है वो सरप्लस मार्केट में वो सेल कर दिया जाता है। तो इसी से उनका मीडियम और लार्ज फार्मर का जो है वो कैपिटल जो है एक्यूमुलेट होता है। यही इसमें दिखाया गया है कि कैसे कैपिटल एक्यूमुलेट होता है, कैसे वो होर्डिंग करते हैं कैपिटल क्रेडिट लोन क्रिएट करने के लिए, क्रेडिट क्रिएट करने के लिए स्मॉल फार्मर्स को या लैंडलेस फार्मर्स को या मार्जिनल फार्मर को। तो इन द पिक्चर 1.1 यू कैन सी द बुलक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट ईच कैरिंग लोड ऑफ व्हीट। आप देख रहे थे उसमें फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट सिनेरियो में कि कैसे वहाँ पर तांगा रेखते हुए व्हीट को लोड कर किए हुए कैसे बाज़ार में बेचने के लिए ले जा रहे हैं। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर इन द टाउन्स एंड सिटीज़। तो हम लोग वहाँ पर देखे थे कि कैसे व्हीट को वहाँ शॉपकीपर टाउन में या बड़े विलेज में या बड़े शहरों में कैसे वो तांगा ले जाते थे और उनको वहाँ बेचा करते थे। तो बेटा ऐसे देखते हुए हम लोग वहाँ तक पढ़े थे। उसके बाद तेजपाल सिंह 1 मिनट Tejpal Singh, the large farmer, has a surplus of 350 quintals of wheat from all his land। तो लार्ज फार्मर है तेजपाल सिंह, जो फार्म ओनर है, उसके यहाँ सरप्लस के रूप में 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट जो है वो सरप्लस हुई, और वह उसको बाज़ार में बेच करके सरप्लस कलेक्ट करता है। ही सेल्स द सरप्लस व्हीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग। तो अपना जो 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट सरप्लस हुआ उसको रायगंज मार्केट जो कि एक बड़ा विलेज है वहाँ और ले जाता है और उसको सेल करता है, जिससे कि अच्छी से अच्छी उनकी कमाई हो, अर्निंग हो, अधिक से अधिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए प्रदान किया जाए और अधिक से अधिक इंटरेस्ट रेट पर उनको और अधिक से अधिक अर्निंग हो। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग? तो इन अपने सरप्लस व्हीट्स जो प्रोड्यूस हुआ उसके लैंड पर 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, उसको सेल करने से जो उसको अर्निंग होता है उसके साथ तेजपाल सिंह क्या करता है? लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। वो पिछले साल जो भी सरप्लस इनकम पाया वो बैंक अकाउंट में, अपने सेविंग अकाउंट में कैश के रूप में डिपॉजिट कर दिया। Later he used the saving for lending to farmers like Savita who were in need for a loan। तो स्मॉल फार्मर सविता जो थी उसको लोन प्रदान करने के लिए, लोन क्रेडिट क्रिएट करने के लिए, इशू करने के लिए वो 24% पर लोन प्रदान करने के लिए बैंक में रखता है। और अगर उनको रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्मॉल फार्मर को, मीडियम फार्मर को, स्मॉल फार्मर या मार्जिनल फार्मर को, तो तेजपाल सिंह 24% पर उनका अधिक से अधिक उनको इकोनॉमिकली उनका शोषण करता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है। तो ऐसे ये अपना अधिक से अधिक बिजनेस बनाया है कि अधिक से अधिक आय अर्जन करे, अधिक से अधिक ब्याज जो प्राप्त करेगा अपने मूलधन पर, तो अधिक से अधिक कैपिटल एक्यूमुलेट होगा।
तो ऐसे ही ये आय का स्रोत बनाया है वो तेजपाल सिंह। ही आल्सो यूज्ड द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। इसके अलावा वो वर्किंग कैपिटल जैसे कि लेबर के वेज को जो देता है अपने लैंड पर काम कराने के लिए तेजपाल सिंह, या रॉ मटेरियल जो यूज करता है, इंस्ट्रूमेंट जो लगाता है बड़े बड़े फार्म पर, इसके लिए वो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए उसके इनपुट का एक माध्यम बनता है तेजपाल सिंह का वो, जो कि वो 350 क्विंटल्स वीट प्रोड्यूस करके बेचा था। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाई अनदर ट्रैक्टर। तो ये अनदर ट्रैक्टर जो खरीदेगा, इसका नेक्स्ट प्लान है इस ईयर का। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। जो अगला दूसरा ट्रैक्टर होगा उसके पास, अभी एक पहला है ही ऑलरेडी, दूसरा खरीदने के लिए वो तलाश में है या सोच रहा है कि जो अर्निंग होगी इस साल वो ट्रैक्टर मैं खरीदूंगा, जिससे मैं अपना फिक्स्ड कैपिटल जो इसको इंक्रीज और अधिक करूँगा। लाइक तेजपाल सिंह, अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। फार्म प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है वो तेजपाल सिंह की तरह जो अदर लार्ज फार्म मीडियम फार्मर होते हैं वो भी बेचा करते हैं। ए पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो एक हिस्सा जो कमाया है वो बचत के रूप में रख लिया जाता है, बाकी जो है वो अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए फिक्स्ड कैपिटल में वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, यानी परचेज करते हैं। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फॉर देयर ओन सेविंग। तो इस प्रकार से जो कैपिटल उनको फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट करना है वो अपने बचे हुए बचत से ही वो करते हैं। सम फार्मर्स माइट आल्सो यूज़ द सेविंग टू बाई कैटल। कुछ फार्मर होते हैं वो मवेशियों के लिए, वो फैलो खरीदने के लिए, गाय को परचेज करने के लिए ही करते हैं। अब कुछ होते हैं ट्रक्स को खरीदते हैं और टू सेट अप शॉप्स, या कुछ होते हैं दुकान में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। एज वी सेल सी, जैसा कि हम देखेंगे, दीज कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। इस प्रकार वो इन सब क्षेत्रों में, जैसे कि मवेशी को में बचत को लगाना, या ट्रक्स खरीदना जो कि फिक्स्ड कैपिटल है, या कहीं दुकान में इन्वेस्टमेंट करना कि डेली उनको अर्निंग होता रहे, तो ये सब क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को दिखाता है। तो बेटा ये बड़ा वीडियो हो गया आपका, 40 मिनट का एबव हो गया। तो यहाँ पर आपका वीडियो मैं ब्रेक करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो कल बनाता हूँ। हैव अ नाइस डे, बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।